अ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में बस एक आवाज़ लगातार कुछ ना कुछ बोल रही है? मतलब अरे मुझे उस ईमेल का जवाब देना था या उसने कल मुझसे ऐसा क्यों कहा? हाँ, या फिर कल की मीटिंग में क्या होगा? बिल्कुल। वही तो। और हम अक्सर मतलब बहुत गहराई से ये मान लेते हैं कि ये जो आवाज़ है ना, ये हम खुद हैं, यही हमारी असली पहचान है। हुँ। लेकिन आज के इस गहन चर्चा में जिन स्रोतों पर हम बात कर रहे हैं, उनका दावा कुछ और ही है। और वो दावा बहुत ही बहुत चौंकाने वाला है। बिल्कुल, उनका कहना है कि हमारे दिमाग में चलने वाली ये आवाज़ ही हमारी सारी मानसिक पीड़ा की जड़ है और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये आवाज़ हमारा असली स्वरूप है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल। और ये विचार वाक़ई हमारी बुनियादी समझ को, हमारी पूरी सोच को चुनौती देता है। हुँ, एकाक टोल की बेहद प्रभावशाली किताब है, प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ। आज हम उसी के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं। और और वे इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई कोई किताबी या दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है बस। बिल्कुल नहीं। ये रोज़मर्रा की एक बहुत बड़ी समस्या का बहुत ही सीधा और व्यावहारिक समाधान है। सही कहा। मन की इस लगातार चलने वाली बकवास से आज़ादी पाना हुँ। और वर्तमान में पूरी तरह से टिकना, यही इस पूरी चर्चा का मुख्य लक्ष्य है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम उस मानसिक शोर की बात करें ना, तो ये मुझे एक ऐसे-ऐसे पुराने बैकग्राउंड रेडियो की तरह लगता है। जो बस बजता ही जा रहा है। हाँ, जिसे बंद करना हम भूल गए हैं। वो सालों से बज रहा है, लगातार शोर कर रहा है और सबसे अजीब बात यह है कि हमने ये मान लिया है कि वो शोर ही हमारी असली पहचान है। यही सबसे बड़ी भूल है। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। अगर हम वो आवाज़ नहीं है, मतलब अगर हम वो चिंतक या सोचने वाले नहीं हैं, तो फिर हम हैं कौन? सही सवाल है। क्या हम वो हैं जो उस आवाज़ को सुन रहे हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि यही इस पूरी अवधारणा का सबसे अहम मोड़ है। अच्छा। हाँ, देखिए जब कोई व्यक्ति उस आवाज़ को सुनता है, बिना उस पर कोई टिप्पणी किए या बिना उसे सही या गलत ठहराए, तो वो एक साक्षी बन जाता है, एक ऑब्जर्वर। मतलब सिर्फ देखना है, जज नहीं करना। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब तक हम खुद को उस सोचने वाले से, उस थिंकर से पूरी तरह जोड़कर रखते हैं, तब तक हम एक झूठे स्व का निर्माण करते हैं। जिसे हम ईगो कहते हैं ना? हाँ, अहम या ईगो। ये ईगो असल में पूरी तरह से हमारी यादों और भविष्य की चिंताओं के धागों से बुना होता है। जब कोई विचारों को ही अपना वजूद मान लेता है ना, तो सोचना बंद ना कर पाना एक मजबूरी बन जाती है, एक बीमारी की तरह। एक एक सेकंड। अगर हम इसे मनोविज्ञान और इवोल्यूशन के नज़रिए से देखें ना, तो मैं सोच रही थी कि ये ईगो कोई विलेन नहीं है। हम्म। कैसे? शायद ये दिमाग का एक बहुत पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अब पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। मतलब आदि मानव को तो हमेशा खतरे के बारे में सोचना पड़ता था ना? हाँ, कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए। बिल्कुल, कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। तो शायद दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही लगातार चिंता करना बन गई है। सही बात है। और आज के समय में जब कोई शेर हमारे पीछे नहीं भाग रहा है, तो दिमाग ने ऑफिस की राजनीति या ट्रैफिक जाम जैसी छोटी-छोटी चीजों को ही जीवन मरण का सवाल बना लिया है। बहुत सटीक बात कही आपने। ये सर्वाइवल वाली बात इस पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाती है। दिमाग का जो पहला काम है ना, वो हमेशा समस्याओं को सुलझाना और हमें सुरक्षित रखना रहा है। अब होता क्या है कि जब वर्तमान में, अभी में कोई असली और बड़ी समस्या नहीं होती, तो वो खाली नहीं बैठ सकता। उसे कुछ तो चाहिए। हाँ। हाँ, वो काल्पनिक समस्याओं गढ़ने लगता है और उसी में उलझा रहता है। लेकिन जिस पल हम ये देख लेते हैं कि अरे मेरा दिमाग फिर से एक पुरानी कहानी दोहरा रहा है, तो क्या होता है? उसी पल उस ईगो की ताकत कम होने लगती है। विचारों के पीछे की वो जो शांत उपस्थिति है ना, वो गवाह, वही हमारा असली रूप है। मतलब वो शांति हम हैं। बिल्कुल। जीवन की जो सबसे गहरी चीजें हैं, जैसे जैसे रचनात्मकता, सच्चा प्रेम और असली आनंद, वे उसी शांत जगह से आती हैं, मन के इस शोर शराबे से नहीं। अगर हम साक्षी हैं, तो ये दिमाग हमेशा भूतकाल या भविष्य की ओर क्यों भागता रहता है? मतलब इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे ईगो को वर्तमान से कोई सख्त नफरत है। हाँ, वो वर्तमान से डरता है। बिल्कुल। वो या तो पिछली गलतियों का रोना रोता रहता है या फिर सोचता है कि अरे जिस दिन मुझे वो प्रमोशन मिलेगा ना, या जिस दिन मैं वो गाड़ी खरीद लूंगी, उस दिन मैं सच में खुश हो जाऊंगी। और वो दिन कभी नहीं आता। वही तो। असल में ईगो का वजूद ही पूरी तरह से समय के इस भ्रम पर टिका है।
अगर अतीत और भविष्य को बीच में से हटा दिया जाए तो ईगो के पास टिकने के लिए कोई जमीन ही नहीं बचती। अतीत से अपनी पहचान बनाता है कि मैं कौन हूं, और भविष्य में वो अपनी पूर्णता की मतलब एक झूठी उम्मीद तलाशता है कि वहां जाकर सब ठीक हो जाएगा, जो कि एक छलावा है। बिल्कुल। स्रोत इसे बहुत ही गहराई से समझाते हैं कि मन समय के साथ इतनी बुरी तरह उलझ गया है ना कि वह वर्तमान को सिर्फ एक साधन या एक सीढ़ी के रूप में देखता है जो उसे बस भविष्य तक ले जाएगी। मतलब वर्तमान की कोई अपनी अहमियत है ही नहीं उसके लिए। हाँ, और ये चीज हमें कभी अभी में जीने ही नहीं देती। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही व्यावहारिक अड़चन की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी। बताइए। मान लीजिए किसी को कल अपने करियर की सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है। अब अगर वो व्यक्ति उसके नतीजे के बारे में चिंता नहीं करेगा तो उसमें तैयारी करने का दबाव कैसे बनेगा? ये सवाल अक्सर उठता है ना? मतलब एक आम धारणा है कि चिंता और भविष्य का डर ही तो वो ईंधन है जो हमें मेहनत करने पर मजबूर करता है। बिना इस दबाव के तो लोग लक्ष्य बनाना ही छोड़ देंगे। तो क्या वर्तमान में रहने का मतलब अपनी महत्वाकांक्षा को, एम्बिशन को खत्म कर देना है? ये दुविधा बहुत स्वाभाविक है और स्रोत सामग्री ने इसे बहुत ही तार्किक ढंग से सुलझाया है। देखिए, वहां घड़ी के समय मतलब क्लॉक टाइम और मानसिक समय यानी साइकोलॉजिकल टाइम के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। क्लॉक टाइम और मानसिक टाइम, ठीक है। प्रेजेंटेशन की तैयारी करना, आंकड़े जुटाना या किसी यात्रा के लिए टिकट बुक करना, ये घड़ी का समय है। ये व्यवहारिक है और इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मानसिक समय है। मतलब जो डर हम जोड़ देते हैं वो मानसिक समय। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिना डरे और बिना उस मानसिक दबाव के भी अपना 100% दे सकते हैं। बल्कि सच्चाई तो ये है कि डर के बिना किया गया काम और भी बेहतर होता है। अच्छा। हाँ, जब हमारी ऊर्जा भविष्य की चिंताओं और खौफ में नष्ट नहीं होती तो वो पूरी तरह वर्तमान के काम में लगती है। मानसिक समय हमारी ऊर्जा को चूसने वाला एक बहुत बड़ा छेद है। जब इंसान भविष्य की सफलता पर इतना निर्भर हो जाता है कि वर्तमान का काम उसे बोझ लगने लगे तो समझ लीजिए वो मानसिक समय का शिकार है। स्रोत एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। क्या कभी किसी ने वर्तमान क्षण के बाहर कुछ भी अनुभव किया है? अगर सोचें तो नहीं, जो भी होता है अभी में होता है। बिल्कुल, जो भी होता है वो हमेशा अभी में ही घटित होता है। वर्तमान की चिंता वर्तमान को बर्बाद करने का बस एक मानसिक भ्रम है। ये सच में सोचने वाली बात है। लेकिन अगर लोग लगातार भविष्य से डर रहे हैं, पिछली बातों पर पछता रहे हैं और वर्तमान को पूरी तरह से नकार रहे हैं, तो वो सारी जो अनसुलझी कुंठा है, गुस्सा है या दर्द है, वो कहाँ जाता है? वो कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता है। वही तो। क्या वो बस हवा में गायब हो जाता है? नहीं ना। स्रोत इस बारे में एक बहुत ही डरावनी लेकिन सटीक अवधारणा पेश करते हैं जिसे उन्होंने पीड़ा दे या पेन बॉडी कहा है। हाँ, ये पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट बहुत ही गहरा है। जो पुराना भावनात्मक दर्द होता है ना, जो पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया या जिसे सुलझाया नहीं गया, वो शरीर और मन में जमा होता रहता है, एक कचरे की तरह। बिल्कुल। ये इकट्ठा होकर एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है जिसे पीड़ा दे कहा गया है। स्रोत इसे केवल एक विचार नहीं मानते बल्कि एक सक्रिय इकाई मानते हैं जो हमारे भीतर छिप कर रहती है, अपना घर बना लेती है। हाँ, और अपनी एक अलग पहचान तक बना लेती है। मैंने जब इस हिस्से को गहराई से देखा ना, तो मुझे ये किसी दिमागी परजीवी या पैरासाइट की तरह लगा। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। और ये कोई ऐसा वैसा साधारण परजीवी नहीं है जो बस चुपचाप खून पीता रहे। ये हमारे दिमाग को पूरी तरह से हाईजैक कर सकता है। हाँ, जब इसे ऊर्जा चाहिए होती है। और इसका पसंदीदा जंक फूड क्या है? नकारात्मकता और भावनात्मक ड्रामा। तो ये करता क्या है? जब इसे भूख लगती है तो ये हमारे ही विचारों पर कब्जा करके हमारी सोच को बदल देता है। ये हमें किसी पुरानी बात पर बेवजह गुस्सा दिला देगा या हमारे किसी करीबी से बहस शुरू करवा देगा। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि इसे और ज्यादा दर्द और नेगेटिव भावनाएं खाने को मिल सके। ये हाईजैक वाली तुलना एकदम सटीक है। पीड़ा देह सकारात्मक भावनाओं पर जैसे खुशी या आनंद पर जिंदा नहीं रह सकती। उसे सिर्फ दर्द चाहिए, उसे ड्रामा चाहिए। हाँ, जब ये सक्रिय होती है ना, तो ये इंसान की सोच को इस तरह से धुंधला कर देती है
कि वो या तो खुद को एक असहाय पीड़ित मानने लगता है, विक्टिम मानने लगता है, या फिर हमलावर बन जाता है। रिश्तों में तो ये बहुत देखने को मिलता है। बहुत अहम पैटर्न है रिश्तों में। एक व्यक्ति की पीड़ा देह जानबूझकर दूसरे व्यक्ति की पीड़ा देह को उकसाती है। ताकि दोनों लड़ें। बिल्कुल, ताकि दोनों के बीच तनातनी हो और दोनों परजीवियों को अपना अपना मनपसंद भोजन यानी भरपूर भावनात्मक ड्रामा मिल सके। बाप रे। तो फिर इस दिमागी परजीवी को रोका कैसे जाए? मतलब अगर ये हमारे विचारों पर कब्जा करके हमें ही अपना मोहरा बना लेता है, तो हम इससे आजादी कैसे पा सकते हैं? क्या हमें इससे लड़ना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि इससे लड़ने की कोशिश स्थिति को और बिगाड़ देती है। अच्छा, लड़ना नहीं है। नहीं, लड़ने का मतलब है कि हम उसे एक वास्तविकता मान रहे हैं और उसे अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। इसे खत्म करने का इसका एकमात्र तरीका है चेतना का प्रकाश, अवेयरनेस। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले दर्द, गुस्से या चिड़चिड़ेपन को देख लेता है और समझ जाता है कि अरे ये मैं नहीं हूं, ये पीड़ा देह है, तो वो उससे अलग हो जाता है। मतलब जैसे ही हम मन में ये स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर अभी बहुत गुस्सा उठ रहा है और हम बस उसे देखते हैं, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। स्रोत ठीक यही बताते हैं। पीड़ा देह तब तक ही जिंदा रह सकती है जब तक हम उसके साथ अपनी पहचान जोड़े रखते हैं। जब हम बेहोशी में काम करते हैं। बिल्कुल, जब तक हम बिना सोचे समझे उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सिर्फ एक गवाह बनकर उस दर्द को महसूस करते हैं, बिना उसे जज किए, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, हम उससे कट जाते हैं। हाँ, हम उस परजीवी से अपनी पहचान को काट देते हैं। अचेतना उसका निर्माण करती है और चेतना उसे अपने रूप में परिवर्तित कर देती है। अंधेरा कभी प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता ना। बिल्कुल नहीं। तो ये तो बात हुई कि उन नकारात्मक ऊर्जाओं और समस्याओं को कैसे निष्क्रिय किया जाए। लेकिन उस शांति की अवस्था में, जिसे स्रोत अमन या नो माइंड कहते हैं, उसमें पूरी तरह से प्रवेश कैसे करें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और यहाँ ये बात और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है, क्योंकि मुझे स्रोतों में दी गई सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि इसका तरीका कोई बहुत रहस्यमयी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब इसके लिए किसी पहाड़ पर जाकर सालों तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे बहुत ही साधारण रोजमर्रा के कामों में छिपा है। हाँ, अमन वो अवस्था है जहां व्यक्ति पूरी तरह से सजग तो होता है, लेकिन वहां विचारों का कोई शोर नहीं होता। एक तरह की जागृत शून्यता आप कह सकते हैं। हाँ। और इसे हासिल करने के लिए स्रोत में हाथ धोने या सीढ़ियां चढ़ने जैसे सरल कार्यों का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। हाँ। और इस पे मुझे एक बहुत ही मजेदार न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक कारण समझ में आता है। वो क्या? जब हम हाथ धो रहे होते हैं तो स्रोत कहते हैं कि हमें पानी के तापमान, साबुन की खुशबू, पानी की आवाज और हाथों की हरकतों पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान शायद ये है कि हमारा दिमाग एक साथ दो भारी काम नहीं कर सकता। अगर हम अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को पूरी तरह से किसी भौतिक अनुभव में लगा दें, तो दिमाग के पास भविष्य की चिंता या विचारों के ताने बाने बुनने के लिए कोई प्रोसेसिंग पावर ही नहीं बचती। बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन व्याख्या है इसके पीछे के तंत्र की। मतलब आप अपनी इंद्रियों को ओवरलोड कर देते हैं और मानसिक शोर अपने आप बंद हो जाता है। हाँ, जब सारा ध्यान बाहरी दुनिया की व्याकुलता या भविष्य की चिंताओं से हटाकर सिर्फ उस पल के सीधे अनुभव पर पूरी तरह केंद्रित कर दिया जाता है ना, तो सोचने की प्रक्रिया में एक खाली जगह, एक अंतराल या गैप पैदा हो जाता है। विचारों का प्रवाह टूट जाता है। बिल्कुल, विचारों का ये प्रवाह टूट जाता है। इसे ही सच्चे अर्थों में वर्तमान में टिकना कहते हैं। और इस अभ्यास का एक और बहुत गहरा तरीका स्रोत में बताया गया। वो कौन सा? अपने शरीर के भीतर की जीवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना, इनर बॉडी एनर्जी। शरीर के भीतर की ऊर्जा, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब आधुनिक जीवन शैली में तो हम पूरे दिन बस स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। हाँ, हम अपने शरीर को भूल ही गए। वही तो, हमारा पूरा वजूद सिर्फ हमारे सिर या दिमाग तक सिमट कर रह गया है। और इसीलिए ये अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ये महसूस करना कि शरीर अंदर से कैसा लगता है। अगर आंखें बंद कर ली जाएं, तो क्या हाथों में या पैरों में जीवन का एहसास है? क्या वो सूक्ष्म अंदरूनी कंपन महसूस हो रहा है जो शरीर के हर हिस्से को जीवंत रखे हुए है? जब हम इसे महसूस करते हैं तो क्या होता है?
असली जड़ों से जुड़ जाते हैं। ये बहुत शांतिदायक लगता है सुनने में ही जैसे हम लगातार बाहर की दुनिया और दिमाग की बकवास में उलझे रहते हैं, लेकिन ये अभ्यास हमें याद दिलाता है कि जीवन कहीं और नहीं बल्कि हमारे भीतर ही इसी क्षण घट रहा है। बिल्कुल। ये अभ्यास बाहरी रूप रंग से परे उस शांत उपस्थिति से जोड़ता है जो हम असल में हैं। मैंने तो ये भी पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति इस आंतरिक शरीर के प्रति सजग होता है तो वो दूसरों में भी उसी जीवन ऊर्जा को देख पाता है। हाँ, जो सच्चे प्रेम और करुणा का आधार है। जब जब वर्तमान पल को पूरी तरह अपना लिया जाता है ना, तो किसी भी स्थिति का विरोध नहीं होता। और ये मानसिक विरोध ही है जो सारा तनाव और पीड़ा पैदा करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा के इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें तो सबसे बड़ी सीख यही उभर कर आती है कि हम अपने दिमाग में चलने वाली वो आवाज बिल्कुल नहीं है। हम वो आवाज सुनने वाले हैं। हाँ, हम वो शांति हैं जो उस आवाज को सुनती है। मनोवैज्ञानिक पीड़ा सिर्फ तब पैदा होती है जब समय के भ्रम में फंसकर कोई व्यक्ति अपने ही दर्द को पालता पोसता है। वर्तमान क्षण ही अभी एकमात्र वास्तविकता है। बिल्कुल। और जब इस वर्तमान पल को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाता है बिना किसी शर्त के, तो बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, कैसी भी, भीतर एक गहरी और अटूट शांति बनी रहती है। और इसी से जुड़ा एक आखिरी और बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु श्रुत में आता है समर्पण या सरेंडर की अवधारणा। ये बहुत लोगों को गलत समझ में आता है। बिल्कुल। आमतौर पर दुनिया में हम सोचते हैं कि समर्पण का मतलब है हार मान लेना, कमजोर पड़ जाना या जो भी बुरा हो रहा है उसे बस चुपचाप सहते रहना। पर यहाँ इसका मतलब वो नहीं है। नहीं, यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ समर्पण का मतलब है कि जो इस पल में हो रहा है उसे मानसिक रूप से नकारना बंद करना, अपनी ऊर्जा को अरे ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है जैसी व्यर्थ की शिकायतों में बर्बाद होने से रोकना। बिल्कुल, विरोध बंद करना। तो जरा सोचिए, अगली बार जब जीवन में कोई छोटी सी परेशानी आए, जैसे किसी लंबे ट्रैफिक जैम में फंसना, इंटरनेट का काम न करना या किसी का कोई कटु शब्द सुनना, जो कि रोज ही होता है। हाँ, तो क्या उस झल्लाहट को अपना दिन खराब करने देने के बजाय हम वर्तमान में वापस लौटने के लिए उसे एक अलार्म क्लॉक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा विचार है। क्या ये महसूस किया जा सकता है कि मन का वो पुराना बैकग्राउंड रेडियो फिर से चालू हो गया है, शिकायतें कर रहा है और उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना बुरा माने सिर्फ सुना जा सकता है और फिर उसे जाने दिया जा सकता है। बिल्कुल, एक ऐसा पल जहां वो सारा शोर पीछे छूट जाए और बस वो स्थिर असीमित शांति बाकी रहे। ये वर्तमान की अभी की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत ही गहरी बात है ये। तो चलिए इसी सवाल और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।